ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज़ इंडिया चाइना टू अंडरटेक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और चाइना का एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग का बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो यहाँ पर व्हाट इज़ ऑल हैपनिंग, ठीक है, बॉर्डर एग्रीमेंट किस प्रकार से साइन हुआ है और क्या होने वाला है। तो बेसिकली लद्दाख का एक एरिया है जो भारतीय टेरिटरी है, लेकिन चाइना को तो हम जानते ही हैं, ठीक है, किसी और देश की टेरिटरीज में भी उसको घुसने की आदत है, उसको एक्वायर करने की आदत है, किसी और देश की टेरिटरी को भी खुद के देश की टेरिटरी बताने की आदत है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था कि बॉर्डर एरिया पर जो हमारा LAC है ना, जो चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पर जो लद्दाख का रीजन है, तो चाइनीज़ ट्रूप्स जो है ज़बरदस्ती घुस आए, तो रिटालिएट करना पड़ा इंडियन ट्रूप्स को। इस पूरे रिटालिएशन में वो जो लद्दाख का एरिया है वो डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया बन गया था। ये 2020 की बात है, ठीक है, 2020 में। तो क्या हुआ था कि वो जो LAC वाला एरिया है, चाइनीज़ ट्रूप्स खुद का क्लेम करने लग गए थे और भारतीय जो है रिटालिएट कर रहे थे हमारे सोल्जर्स यहाँ से। तो एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव सा वहाँ पर पूरा एक माहौल बन गया था, ठीक है। तो उस अग्रेसिव माहौल को रोकने के लिए ये जो लद्दाख का पूरा एरिया है जिस पर लड़ाई चल रही थी उसको डिस्प्यूटेड एरिया करार कर दिया गया और वहाँ पर पेट्रोलिंग और सारे मूवमेंट्स बंद कर दिए गए, ठीक है। अब कमिंग बैक टू फ्यू डेज़ बैक, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर ये जो एरिया है जो 2020 में जो है वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक अलग से रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि अब इस एरिया को ना चाइनीज़ फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी ना इंडियन फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी, यहाँ पर कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, कोई मूवमेंट नहीं होगा, इस एरिया को एकदम ऐसा ही रख दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डिस्प्यूटेड एरिया बोल रहे हैं। तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है बच्चों, ये डिस्प्यूटेड एरिया पे फाइनली एग्रीमेंट हुआ अभी कुछ दिन पहले, और वो एग्रीमेंट पीसफुल एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट में क्या हुआ, अब फाइनली जो है जब से जो पेट्रोलिंग बंद थी, करीबन 4 साल हो गए थे, तो ये पेट्रोलिंग अब वापस से रिज्यूम कर दी जा रही है। तो वहाँ अब शांति से चाइनीज़ फोर्सेस भी पेट्रोलिंग कर सकती हैं, इंडियन फोर्सेस भी पेट्रोलिंग कर सकती हैं, जैसा पहले किया जाता था, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट दैट, है ना। तो यहाँ पर ये जो जितने भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं ये इसी के रिगार्डिंग हुए हैं कि वो जो एरिया है जो हमारा डिस्प्यूटेड था वो अब डिस्प्यूटेड ना रहे, क्योंकि वो जो एरिया है वो चाइना के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दैट। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि चाइना ने एकदम से इतने टाइम बाद एक पीसफुल एग्रीमेंट क्यों कर लिया, ठीक है, एकदम से अब क्यों। 2020 में बिना बोले टेरिटरी पे अग्रेसिव पॉलिसी दिखा के वो दूसरे की टेरिटरी खुद को क्लेम करना, जब चाइना ने ये किया था 2020 में, तो अब 4 साल से वो कुछ भी इस इशू को रिजॉल्व करने में इंटरेस्टेड दिख ही नहीं रहा था। लेकिन अब एकदम से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड सडनली नाउ चाइना वांट्स पीस एग्रीमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया, जो कि इतने साल से रिस्ट्रिक्टेड था और इतने साल से चाइना उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। तो जहाँ हमें लग रहा है कि भैया ये पीस एग्रीमेंट है, दिस कैन ब्रिंग सम रिलीफ एट अ कंडीशन, जब इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। आपको पता होगा कि कनाडा के जो लीडर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ओपनली जो है इंडिया पर क्लेम लगा दिए विदाउट एनी प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के डायरेक्ट क्लेम्स लगाए गए हैं इंडिया के ऊपर कि भैया जो असैसिनेशन हुई थी, ठीक है, किसकी असैसिनेशन हुई थी जल्दी से बताइए, बहुत बार डिस्कशन हुआ है, ठीक है। तो निज्जर की जो असैसिनेशन हुई थी, हरदीप सिंह निज्जर की, तो उस असैसिनेशन का डायरेक्ट क्लेम कनाडा ने विदाउट एनी प्रूफ जो है इंडिया पर लगा दिया। इंडिया के ऑफिशियल्स को भी अरेस्ट कर लिया गया था, 6 इंडियंस को अरेस्ट किया गया था और ये बोला गया था कि हमें आप पर शक है कि आपका कहीं ना कहीं इस असैसिनेशन में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, हमने ये डिस्कस किया था दूसरे न्यूज़पेपर डिस्कशन में कि भारत ने कनाडा के कुछ डिप्लोमेट्स को जो है हटा दिया था, तो कनाडा ने भी काउंटर में इंडियन डिप्लोमेट्स को हटा दिया। सो दिस वाज ऑल द सिचुएशन दैट वाज हैपनिंग। और अभी भारत और कनाडा के रिलेशंस बिल्कुल ख़राब चल रहे हैं, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड टू बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप सबको पता है कि भारत उन्हीं देश से बातचीत करता है, उन्हीं देश से रिलेशन रखता है जहाँ डेमोक्रेसी रहती है। अब आपको याद होगा जब तक अफ़गानिस्तान में तालिबान नहीं आया था, अफ़गानिस्तान में जब तक डेमोक्रेसी थी तो भारत की अफ़गानिस्तान से बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया और ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि अब अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती, तालिबान ने इतना डीप रूटेड कंट्रोल कर लिया है, तो भारत ने अफ़गानिस्तान से
सारे टाइज तोड़ लिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे टाइम पर एक बॉर्डर डिस्प्यूट में अगर कुछ शांति मिल रही है, कोई पीसफुल एग्रीमेंट मिल रहा है, तो हमारे लिए थोड़ा रिलीफ है। लेकिन ऐसे टाइम पर हमको चाइना पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चाइना की आदत है, चाइना की एक पॉलिसी, अगर आप चाइना का हिस्ट्री पढ़ोगे ना बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशन में अगर आप चाइना की हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि क्या हुआ है। चाइना ने हमेशा से क्या किया है बच्चों, सिंस एवर चाइना हैज़ साइंड पीसफुल एग्रीमेंट्स विथ इंडिया, और वो पीसफुल एग्रीमेंट साइन करने के कुछ साल बाद चाइना ने इंडिया पर अटैक किया है। इसका एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, 1954 का पंचशील एग्रीमेंट। ठीक है, तो 1954 में जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट पे चाइना ने क्या किया था, व्हाट डिड चाइना डू इन दैट एग्रीमेंट, हमारे साथ जो है ब्रदरहुड, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे को सपोर्ट करना, नॉन अग्रेशन। नॉन अग्रेशन मतलब क्या, कि चाइना ने वहाँ पे बोला था कि भैया मैं आप पर अटैक नहीं करूँगा और आप भी मुझ पर अटैक मत करना। चाइना ने ये इंडिया से जो है एक बोल सकते हैं एग्रीमेंट या पैक्ट साइन किया था, और इस एग्रीमेंट में 5 ऐसी पॉलिसीज़ थी और इसको मिला के पंचशील बोला गया था, है ना। फास्ट फॉरवर्ड टू ओनली फ्यू ईयर्स, 1954 के बाद कुछ ही साल हुए थे, भारत तो इस भरोसे में बैठ गया था कि भैया चाइना है, हमने चाइना से एग्रीमेंट किया है कि भैया ना चाइना हम पर अटैक करेगा ना हम चाइना पर अटैक करेंगे, और उसके बाद ब्रदरहुड वाली बात हो गई है, म्यूचुअल डिपेंडेंसी वाली बात हो गई है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की बात हो गई है, हमारा पड़ोसी है, हमारी इससे अच्छी बनती है, तो हम इस पर अटैक नहीं करेंगे, ये हम पर अटैक नहीं करेगा। भारत इस माइंडसेट से बैठा हुआ था। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर दैट पंचशील एग्रीमेंट कुछ ही साल हुए थे और 1962 में चाइना ने हमारी पीठ पर खंजर घोंप दिया। ठीक है, 1962 में बिना बोले, बिना कुछ सूचना के, बिना कुछ भी इन्फॉर्म करे, बिना किसी हलचल के चाइना ने इंडिया पर वार कर दिया, एंड दैट लेड टू द 1962 वॉर। वो इकलौता वॉर है इंडियन हिस्ट्री में, हमने बहुत सारे वॉर्स लड़े हैं, पाकिस्तान ने हम पर बहुत बार हमला किया है और हम सारे वॉर्स जीते हैं, है ना। कुछ जो शुरू के वॉर्स हैं उसमें यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेयर कर दिया था, इसलिए सीज फायर हो गई थी, लेकिन देखा जाए तो सारे वॉर्स इंडिया जीता है, सिर्फ ये वाले वॉर को छोड़ के जो कि चाइना ने 1962 में किया था। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों व्हाट इज़ हैपनिंग कि सेम सिचुएशन है, हमारे जनरल का भी यहाँ पर स्टेटमेंट आया था। जनरल कौन है हमारे, जल्दी से बताइए, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जल्दी से बताइए, हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जल्दी से बताइए बच्चों। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर ओमकार ऋषिकेश का आंसर आया है, एक और ओमकार है, तीनों का आंसर आया है। सही आंसर आया जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, सो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी इज़ द करेक्ट आंसर, ही इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, और अभी नए हमारे एयर चीफ मार्शल बने हैं, दैट इज़ AP सिंह, तो ये सब ध्यान रखना। तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट रिलीज़ किया था बच्चों कि व्हाट इज़ हैपनिंग, कि भले ही आपको लग रहा है कि चाइना एकदम से पीस पैक्ट साइन कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो पीस पैक्ट है ना, इसको हमें जो है अवेयर रहना है। ऐसा नहीं करना है कि इस पीस पैक्ट से हम ऐसा सोचें कि चलो चाइना जो है अब थोड़ा शांति की तरफ सोच रहा है और हम जो है निश्चिंत हो जाएं, ऐसा नहीं है। भारत निश्चिंत नहीं हो सकता क्योंकि सामने वाला देश चाइना है। चाइना अलग अलग गेम्स खेलता है और भले ही पीस पैक्ट साइन हो रहा हो एक छोटे से बॉर्डर इशू पे, तब भी हमको अवेयर रहना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, राजस्थान टू गेट 19,497 करोड़ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान जो है हमारा राज्य है, ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। राजस्थान के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना ज़रूरी भी है और अच्छी बात भी है। ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि राजस्थान में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आपको पता होगा लैंड एरिया वाइज राजस्थान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, लैंड कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब बहुत सारा स्टेट रीजन राजस्थान का ऐसा है जहाँ पर इरिगेशन की बहुत इश्यूज़ है। ठीक है, इरिगेशन की इश्यूज़ इन द सेंस कि
बेसिक अवेयरनेस लोग लैक करते हैं। चलो नेचुरल टेंडेंसीज तो है ही, नेचुरल कंडीशंस तो है ही कि रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन कम होता है, लेकिन जितना रेनफॉल प्रेसिपिटेशन होता है वहाँ पर वी आर नॉट मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट। कैसे? अगर रेनफॉल कम हो रही है तब भी क्या हम सारा रेनफॉल, सारा पानी अपना इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वाई इज़ इट हैपनिंग? बिकॉज द सिचुएशन इज़ कि लोगों में एक बेसिक अवेयरनेस नहीं है, और अगर अवेयरनेस भी है तो फंड्स नहीं है। अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इतना क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए लोगों को खुद की तरफ से भी कुछ जो है हमारा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा। भले ही सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहता है अपने घर पे या कहीं और, तो गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से सब्सिडी प्रोवाइड करती है डेफिनेटली, बट स्टिल फिर भी थोड़ा कैपिटल तो लगेगा ना एक इंसान का। अब इस सब का फ़ायदा क्या है हर किसी को पता नहीं होता। ठीक है, आपको पता है, मैं आपको समझा रही हूँ, बट सबको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो ऐसे टाइम पर राजस्थान की ज़मीन का सही उपयोग करना, वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपका इरिगेशन प्लान्स है, जितना भी हाई यील्डिंग क्वालिटी सीड्स है, जितना भी बेसिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं जो फार्मर्स के लिए लगेंगे, एक वेदर फोरकास्टिंग का जो ऐप रिलीज़ होने वाला है भारत में जो सरकार के द्वारा चल रहा है फार्मर्स के लिए, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इज सेट टू बूस्ट द मैकेनाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी इन राजस्थान। यही बात है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा इससे हमारा जो प्रोडक्टिविटी है राजस्थान में एग्रीकल्चर को लेके वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो यही सारी सिचुएशन यहाँ पर लिखी हुई है। अब यहाँ से हम रीड करते हैं। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो 2024 में हुई थी, उस टाइम पर हमारा ये भी डिस्कशन हुआ था, इस वाली न्यूज़ का भी डिस्कशन हुआ था कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर राजस्थान में इतना सारा इन्वेस्टमेंट और इतने सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं। ठीक है, और इन इन्वेस्टमेंट और इन प्रोजेक्ट्स में वन ऑफ द थिंग्स इज़ दिस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, KGS डिफेंस पर क्लास नहीं चल रही है। ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। और बच्चे आज मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं। बेटा मेरा बर्थडे नहीं है आज, ठीक है, इट्स नॉट माय बर्थडे टुडे, बट स्टिल थैंक यू जिसने भी विश किया, बट इट्स नॉट माय बर्थडे। आज मेरा बर्थडे नहीं है। ठीक है, मेरा बर्थडे जा चुका है। चलो आगे देखते हैं। राजस्थान फार्मर्स कमीशन चेयरपर्सन CR चौधरी। तो CR चौधरी जी जो है वो राजस्थान फार्मर कमीशन के चेयरपर्सन हैं, तो वो जो है ये सारी चीज़ें असिस्ट करेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं अगली न्यूज़। बॉम्बे हाई कोर्ट गेट्स 5 न्यू जजेस। देखिए यहाँ पर बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है यहाँ पर 5 नए जजेस का अपॉइंटमेंट हो गया है। अब आपको ये चीज़ पता होगी कि भारत की जो जुडिशरी वाला जो हमारा रीजन है, ठीक है, मतलब अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, देयर आर 3 सेक्टर्स। ठीक है, अब ये जो तीनों सेक्टर्स हैं बच्चों, इनमें से सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो है वो जुडिशरी को मिलती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि द जुडिशरी सेक्टर ऑफ इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आपस में ना को डिपेंडेंट है, लेकिन जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ध्यान रखा गया कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखेंगे। जुडिशरी क्या? न्यायाधीश। ठीक है, मतलब जो न्यायाधीश जिनसे संबंधित होते हैं, जो न्याय देते हैं, जो जस्टिस देते हैं, सोसाइटी में जो ट्रुथ स्टैब्लिश करते हैं, सही को जो है वो जस्टिस दिलाते हैं और गलत को जो है सज़ा दिलाते हैं, ये क्यों कौन काम करता है? जुडिशरी काम करती है। ठीक है, मतलब ये जो लॉ है, ऑर्डर्स हैं, जितने भी बिल्स पास होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी में, उन सब को अलाइन कौन करता है? जुडिशरी। गवर्नमेंट को इन चेक कौन रखता है? जुडिशरी। लोगों को जस्टिस या न्याय कौन दिलाता है? जुडिशरी। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इसीलिए ज़रूरी है कि कोई पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए जो है जुडिशरी या कोर्ट्स को मैनिपुलेट ना कर ले, है ना। तो भारत में ऐसा प्रचलन है, जैसे USA में होता है, दूसरे देशों में भी होता है जहाँ जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, कि जो अमीर लोग हैं या जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं वो पैसा देकर जो है जजेस को ख़रीद लेते हैं, अपने फेवर में डिसीजंस करवा लेते हैं, है ना। बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा होता है जहाँ जुडिशरी डिपेंडेंट होती है, लेकिन भारत में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया गया कि भैया अगर बड़े से बड़े मिनिस्टर पर भी केस चल रहा होगा तो आप जजेस को ख़रीद नहीं सकते हो, आप जजेस को बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। जजेस वहाँ पर एकदम पारदर्शी होंगे, ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे। ठीक है, तो ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है।
तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता होगा कि जुडिशरी के पास इतनी पावर है, तब भी हमारे पास इतने सारे पेंडिंग केसेस हैं। क्यों हमारे पास इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं? ऐसा क्यों बोला जाता है कि भारत में जब तक केस सॉल्व होता है तब तक वो इंसान ही चला जाता है? ऐसा क्यों बोलते हैं? ठीक है, बार बार कोर्ट में चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑल ऑफ दीज लाइंस, झूठ तो नहीं है ये। तो इतना ज़्यादा लेट क्यों है सारी जितनी भी जुडिशियल प्रोसेसेस हैं इंडिया में? लेट इसलिए हैं बच्चों क्योंकि जजेस कम हैं, है ना, कोर्ट्स कम हैं। जो हम बोलते हैं ना फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो कि स्टैब्लिश हो रहे हैं, प्रोसेस में है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आना, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कमी है, जजेस की मात्रा कम है। ठीक है, अगर हम पॉपुलेशन वाइज जजेस का रेशियो देखेंगे या सिर्फ केसेस के हिसाब से भी जजेस का रेशियो देखेंगे तो जजेस बहुत कम है ना। एक जज पे बहुत सारे केसेस का बर्डन रहता है और इतने केसेस प्रैक्टिकली एक जज के लिए सॉल्व करना पॉसिबल भी नहीं होते। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे टाइम पर सिचुएशन अराइजेज एंड कॉल्स फॉर मोर जजेस, ज़्यादा जजेस हों, ज़्यादा हाई कोर्ट्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हों, है ना। तो ये जो कोर्ट्स हैं इनकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्द जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, जितने भी अपकमिंग केसेस हैं वो सॉल्व हो सके। और एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है ना बच्चों कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, है ना। इसका मतलब अगर जस्टिस देने में बहुत देरी हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि जस्टिस नहीं मिला है ना उस इंसान को। आप सोचिए कि आज किसी इंसान के साथ कुछ बहुत गलत घटना हुई है, उसका जस्टिस उसको 15-20 साल बाद मिल रहा है। उसके साथ जो ये गलत घटना करी है जिन आरोपियों ने, उनको 15-20 साल बाद सज़ा मिल रही है। 15-20 साल तक वो बढ़िया कोर्ट जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आरोपी अपना जीवन जी रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, और वो जिसके साथ घटना हुई है वो पीड़ित बार बार देख रहा है कि ये आरोपी जो हैं ये तो बढ़िया घूम रहे हैं, 15-20 साल इन्हें ऐसे ही निकाल दिए बस इसलिए क्योंकि कोर्ट की प्रोसेस स्लो है ना। 15-20 साल में एक इंसान का बड़े अमाउंट का लाइफ स्पैन कवर हो जाता है और उसके बाद अगर उसको जेल हो भी रही है तो अब तो भैया वो तो एज ही हो गई उस इंसान की, अब जेल होके क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है इंडिया में। इंडिया में बहुत नियम हैं लेकिन बहुत नियम होने का एक ही नेगेटिव ड्रॉबैक भी है कि उसके कारण जुडिशियल प्रोसेसेस स्लो हो जाती हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे ना, अगर आप भारत का संविधान पढ़ोगे, पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज़ के लिए एक नियम है। यहाँ पर ये भी एक चीज़ ये भी मेक श्योर की गई है कि किसी को गलत तरीके से किसी केस में ना डालें, उसके लिए भी नियम बनाए हुए हैं। तो बहुत बार क्या करते हैं कल्प्रिट्स, इस नियम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं ताकि केस और लंबा खिंच जाए, है ना। सो इन सब चीज़ों के कारण प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो बच्चों ये जो 5 न्यू जजेस हैं इनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। निवेदिता प्रकाश मेहता, प्रफुल्ल सुरेंद्र कुमार, खुबलकर जी, अश्विन दामोदर भोबे और रोहित वासुदेव जोशी। अब यहाँ पर देखो अद्वैत महेंद्र सेठना भी हैं। अब यहाँ पर इनके जजेस के नाम इंपॉर्टेंट है क्या? आपको एग्ज़ाम में आएंगे क्या? नहीं आएंगे, ठीक है। जजेस के नाम एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बट मैंने ये जजेस वाला आर्टिकल न्यूज़ क्यों आपको रखा, ये सब चीज़ें बताने के लिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, उसके बाद हमारे भारत में कितने केसेस हैं, क्यों जुडिशरी हमारी स्लो है, कल्प्रिट्स क्यों इतना ज़्यादा लीनियंसी जो है आराम से मिल जाती है कल्प्रिट्स को, क्या सिचुएशन है और हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। बहुत बड़ा सा टॉपिक है, बिल्कुल ईजिली एड्रेस हो सकता है, लेक्चरेट में आ सकता है। ये पूरा टॉपिक जुडिशरी से रिलेटेड समझाने के लिए ही मैंने ये वाला आर्टिकल जो है रखा था। ठीक है बच्चों, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। सेंटर टू रीलॉन्च मिशन टू प्रिजर्व एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब यहाँ पर देखिए कि जो हमारा सेंटर है, हमारी राज्य सरकार है, वो एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं हमारी, क्या होती है मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्या किसी बच्चे को पता है व्हाट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट? किसी बच्चे को क्या पता है? जल्दी से बताइए। ओमकार ने उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता दिया, हस्तलिपि हिंदी हाँ हिंदी, एकदम हिंदी मतलब। ठीक है चलो, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब बच्चों ये होता है पुराने टाइम पे ना क्या होता था, अब कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे चीज़ों को, है ना, कैसे लिखेंगे,
अब भैया नॉलेज तो पहले बहुत था, उस नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए आसपास क्या हो रहा है वो लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना चीज़। तो पहले ना उसको जो लिखते थे, जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाते थे पुराने टाइम पर, उनको इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे, है ना। तो इंस्क्रिप्शंस जो है अलग अलग चीज़ पे होता था, पेड़ की पत्तियों पे होता था, स्टोन्स पे होता था, ठीक है, ऐसी अलग अलग चीज़ों पे पेपर बनने लग गए, फिर पेपर पे होने लग गया। तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है, हैंड रिटन बुक्स, दीज आर कॉल्ड एज मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, इसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? इंस्क्रिप्शन वो किसी भी चीज़ पर प्रिजर्व जो पुराने समय की डिटेल्स हैं, ठीक है, जैसे पाम लीव्स है ना, तो पत्तियों को सुखा के फिर उन पर लिखते थे, तो ऐसे भी प्रिजर्व किए गए हैं, आज भी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। पत्थरों पे लिखे गए हैं, वो भी प्रिजर्व्ड हैं, आज भी रखा हुआ है। तो दीज आर द थिंग्स, और ये हमारी एंशंट हिस्ट्री जो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंसेस मिलते हैं इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट से हमारी एंशंट हिस्ट्री के। एक कॉइन भी, कॉइन्स से भी बहुत कुछ पता पड़ता है हमारे इतिहास के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो कि सेंटर जो है, हमारी जो एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ये मिशन से, ठीक है। आप दे सकते हैं द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज सेट टू रिवाइव एंड रीलॉन्च। कौन सा वाला मिशन? नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो ये जो NMM मिशन था, दैट इज़ नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये वापस से रिवाइव हो रहा है, ठीक है, और वापस से इसको रीलॉन्च कर रहे हैं। क्यों? ताकि जितने भी पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स हैं, भले ही वो अलग अलग वस्तुओं पे हो, किताबों पे हो, पन्नों पे हो, उन सबको जो है वापस से जो है रिवाइव किया जाए, है ना, वापस से उनको जो है सही तरीके से प्रिजर्व किया जाए, ताकि आगे आने वाली जनरेशन को भी पता रहे कि भैया इतने पहले ये सब था, हमारी हिस्ट्री में ये सब था, है ना। अब आप देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स कितने पुराने, अशोका के टाइम के मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको मिलेंगे, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेंगे, गुप्ता एम्पायर के मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलेंगे आपको, तो मौर्य डायनेस्टी हो गया, गुप्ता एम्पायर हो गई, सारे सबके मैन्यूस्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इन सबको कितनी बड़ी चीज़ है, इतने सालों पुराना इतिहास हमारे पास आज भी अवेलेबल है। कुछ कुछ चीज़ें डेसिफर हो पाई हैं, कुछ कुछ चीज़ें नहीं डेसिफर हो पाई, है ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका एज इट इज़ ट्रांसलेशन है। प्राकृत, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्राकृत और पाली लैंग्वेज चलती थी, तो प्राकृत और पाली लैंग्वेज का बहुत मैक्सिमम एक्सटेंट तक डेसिफराइज्ड जो है सारी चीज़ें रखी हुई हमारे पास, हम एज इट इज़ ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ सकते हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग होता है कि इतने सालों पुराने, सेंचुरीज ओल्ड जो है हमारे पास चीज़ें रखी हुई है और हम उसको समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछें कि मैन्यूस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के लिए सेंटर ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो इसका एक ही जवाब है, सीधा सा, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, NMM, सीधा सा जवाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारी आज की आखिरी न्यूज़ है बच्चों। इसरो DBT साइन एग्रीमेंट टू कंडक्ट बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस मिशन। तो यहाँ पर इसरो DBT जो है, इनका जो है एग्रीमेंट हुआ है ना, तो इसरो का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे किस चीज़ के लिए, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्पेस प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पूरा प्रोग्राम है किस में इस्तेमाल होगा, BAS, दैट इज़ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और इन दोनों के इंटरट्वाइनिंग से क्या नई चीज़ें बनाई जा सकती है जो कि स्पेस स्टेशन के लिए और स्पेस मिशंस के लिए यूज़फुल हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी रिसेंटली इसरो ने किस से जो है एग्रीमेंट किया है अपने भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए, तो यहाँ पे आप बोलेंगे DBT का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसकी और डिटेल पढ़ते हैं यहाँ पर। इसरो DBT कोलैबोरेशन स्टेम्स फ्रॉम अनादर इनिशिएटिव दिस ईयर कॉल्ड BioE3। BioE3 के बारे में हमने पढ़ा था, इसी साल का इनिशिएटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर, BioE3 का फुल फॉर्म है BIO से बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, फॉर एक ई से होगा इन्वायरमेंट, एक ई से होगा इकोनॉमी और एक ई से होगा एम्प्लॉयमेंट, ऐसे 3 ई बन के हो गया E3। तो बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया BioE3। तो ये BioE3 भी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही एक पूरा जो है स्कीम था जो कि इसी साल लॉन्च हुआ है। इसी के साथ इसरो का भी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ही एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखेंगे। और ये जो स्पेस का बायो मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये पूरा अब इसी पर डिपेंडेंट होगा, इसी से इंटरट्वाइंड होगा। इसमें आप देखो ह्यूमन हेल्थ रिसर्च होगी, नोवल फार्मास्यूटिकल्स इन्वॉल्व होगा, बायोथेराप्यूटिक्स होगी, रीजनरेटिव मेडिसिन होगी, बायो बेस्ड टेक्नोलॉजीज होंगी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इतनी सारी चीज़ें जो हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से आउटकम आएगा। दैट्स इट बच्चों, आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन में इतना ही था। इन सब के जो है नोट्स बना लीजिए, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। हमारा जो टेस्ट होता है वो अगले सैटरडे होगा, हम 2 हफ्ते में टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो जैसे पिछले हफ्ते लिया था तो ये वाला हफ्ता और अगला हफ्ता, फिर अगले सैटरडे विल बी टेकिंग टेस्ट फॉर दीज 2 वीक्स ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। 2 हफ्तों के करंट अफेयर्स का टेस्ट चलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।